नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। तो क्लास 10th की हिंदी में हमने अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का जो हमारा चैप्टर है आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, उसको हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था और कविता का कुछ भाग शेष रह गया था हमारे लास्ट सेशन में। तो अभी हम एक बार जो हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा उस कविता को रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो शेष भाग हमारी कविता का रह गया था उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि अंत में हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। और साथ ही अगर कोई बच्चा रीडिंग करना चाहता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इसको घर पर एक बार पढ़िए और इसके भावार्थ को लिखने का प्रयास कीजिए। तो अगर किसी बच्चे ने भावार्थ लिखा है, कोशिश की है, और अगर किसी ने नहीं भी किया है, तो अभी हम इस तरह से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप उसको नोट डाउन भी करेंगे, साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो आपका चैप्टर है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, आत्मकथ्य। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हम यहाँ पर पढ़ चुके थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिन बच्चों ने पिछले सेशन में नहीं पढ़ा था। देखिए, जब भी आप कोई भी कविता या काव्यांश को पढ़ते हैं, उसके प्रश्नों उत्तरों को करते हैं, तो उससे पहले आपको उसके कवि और कविता का नाम आपको क्लियर होना चाहिए। तो कविता का नाम आत्मकथ्य, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी। और देखिए, मेन बातें जो आपके कवि से रिलेटेड जो मेन बातें हैं, जैसे कि कवि का जन्म और उनका जो पढ़ाई थी, यानी कि जो उन्होंने पढ़ाई की वो, और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी काम किए वो सब चीजें, और उसके बाद उनकी रचनाएं। तो जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आपको यहाँ पर बताई गई हैं। इनके जन्म के बारे में बताया गया है कि वाराणसी में 1889 यानी कि 1889 में इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और उसके बाद ये काशी के प्रसिद्ध किंग्स कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, और उसके बाद विकट परिस्थितियों के कारण इन्होंने वहां से पढ़ाई इन्हें छोड़नी पड़ी। और उसके बाद इन्होंने घर पर ही बहुत सारी अलग अलग भाषाओं जैसे संस्कृत, हिंदी, फारसी इत्यादि का अध्ययन किया। उसके बाद इनकी जो जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियां थी, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने साहित्य की रचना की, और अपने साहित्य में इन्होंने उपन्यास, कहानियां, नाटक, निबंध, कविता आदि सभी की रचना की। यानी कि अपने साहित्य में इन्होंने उपन्यास से लेकर, कहानियों से लेकर, नाटक, निबंध, कविता सभी चीजों की रचनाएं इन्होंने की। और इनकी कामायनी इनकी छायावाद से रिलेटेड सबसे प्रसिद्ध कविता मानी जाती है, सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। देश का गौरव गान और राष्ट्रीय गरिमा का ज्ञान कराने की काव्य में इनके काव्य की सबसे मेन विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इनके काव्य में ज्यादातर क्या होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान भरा हुआ होता है। तो इस तरह से इनका जो मेन जीवन परिचय है उसको आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया है, तो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से भी इनके जीवन परिचय को लिख सकते हैं और बता सकते हैं। शुरू करते हैं एक बार फिर से इस कविता को। तो देखिए, मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी वह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो हमने अपने लास्ट सेशन में इसको एक पढ़ लिया था और आप सभी ने भी इसको समझा था, तो रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद इसके बाकी का जो पार्ट शेष है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मधु गुनगुना कर कह जाता, मधु यहाँ पर कवि ने अपने मन को कहा है, और मधु का अर्थ होता है भंवरा। ठीक है, मन को भंवरे की संज्ञा दी है, मन को भंवरा कहा है। तो कहते हैं कि ये जो मेरा मन है ये न जाने
गुनगुनाकर क्या क्या कहानियां कह रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि वो अपनी कौन सी जीवन गाथा को कहे, वो अपनी कौन सी जीवन गाथा को बताए, क्योंकि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यानी कि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्तों की नश्वरता का प्रतीक है। यानी कि कौन है? जीवन। वो अपने जीवन में देख रहा है लोगों को क्या होते हुए, समाप्त होते हुए, उनके जीवन को समाप्त होते हुए वो देख रहा है। यानी कि जो जीवन है वो किस तरह का है? जीवन नश्वर है, ये कभी भी अजर और अमर नहीं है, ये नश्वर है। तो वो कहते हैं कि ठीक जिस प्रकार से पेड़ से पत्ते, सूखे हुए पत्ते जिस प्रकार से गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य ने भी एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर, मनुष्य का जो जीवन है वो भी समाप्त हो जाना है, मनुष्य ने भी इस संसार को छोड़कर चले जाना है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, ये जो नीला आकाश है, ये जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन के इतिहास को लिखा है। इस नीले आकाश में कवि कहते हैं कि लोगों ने अपने असंख्य जीवन इतिहास को लिखा है, और जिसे पढ़कर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यानी कि उनकी आत्मकथा को पढ़कर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा को लिखकर अपना मजाक उड़ाया हो, या लोग उन पर हंस रहे हों। तो क्योंकि जो लोग होते हैं, लोगों का जो काम होता है, चाहे आप अच्छा करते हैं चाहे आप बुरा करते हैं, चाहे आप अच्छा करते हैं चाहे आप बुरा करते हैं, लोगों का काम होता है कि वो आपका मजाक बनाते हैं या आपके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो अब जहां पर आत्मकथ्य की बात आती है, तो आत्मकथा में आपके जीवन से जुड़े हुए हर तरह के अनुभव आ जाते हैं, अच्छे अनुभव भी आते हैं और बुरे अनुभव भी आते हैं। तो कवि कहते हैं कि लोग जो है, लोगों की जो ये इतने बड़े इस गंभीर नीले आकाश में जो कि अनंत तक फैला हुआ है, मैंने अभी तक देखा कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों की आत्मकथाएं पढ़ी, और मुझे उनको पढ़कर ऐसा लगता है कि लोग अपनी आत्मकथा को लिखकर अपना मजाक बनवाते हैं। यानी कि क्योंकि दूसरे लोग बातें करते हैं उनके बारे में, फिर चाहे वो अच्छी तरह की हो चाहे बुरी तरह की हो, तो कवि कहते हैं कि मुझे लगता है कि लोग इन्हें पढ़कर हंस रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो अपने बारे में कह रहे हैं कि अब मुझे जब क्लियर हो चुका है कि आत्मकथा लिखना कोई आसान बात नहीं है, अपने बारे में लिखना, अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को लिखना, अपने जीवन के अच्छे बुरे दिनों को लिखना, वो कोई बहुत छोटी बात नहीं है। अपनी आत्मकथा को लिखना बहुत छोटी बात नहीं है। जब मुझे पता चल गया है कि लोग ज्यादातर इसका मजाक ही बनाते हैं, तो फिर भी तुम कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, यानी कि अपने मित्रों से वो प्रश्न करते हैं कि तुम फिर भी यही कहना चाहते हो कि मैं अपनी सारी जीवन की जितनी भी दुर्बलताएं हैं वो लिख डालूं। यानी कि मैंने अपने जीवन में जितने भी कष्ट सहे हैं, जितने दुख सहे हैं, जितना मेरा जीवन में अच्छे या बुरे दिन जितने आए हैं, तो वो सारी जो मेरे जीवन की कमियां, यहाँ पर दुर्बलताओं से मतलब है कि कमियां, मेरे जीवन में जो जो कमियां रही, तुम चाहते हो कि मैं उन्हें फिर से लिख दूं, मैं उन्हें लोगों के सामने रखूं, जिन्हें पढ़कर तुम सुख पाओगे। यानी कि जिन्हें पढ़कर तुम सुख पाओगे, क्या होगा कि कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिससे कि पढ़कर तुम्हें आनंद आएगा, मजा आएगा, यानी कि तुमको अच्छा लगेगा मेरे जीवन की इस दुर्बलता को देखकर। देखोगे यह पाओगे देखोगे यह गागर रीति, यानी कि जब तुम देखोगे तो तुम उस आत्मकथा को जब पढ़ोगे तो तुम उस गागर को रीति पाओगे। यानी कि मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि मैं आत्मकथा लिख सकूं। तो तुम जब भी
मेरी आत्मकथा को पढ़ोगे तुम मेरी गागर को रीति ही पाओगे। यानी कि मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, कुछ भी ऐसा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसे तुम पढ़कर आनंद ले सको, पढ़कर प्रेरित हो सको, तो तुम फिर भी कहते हो कि मैं कह डालूं अपनी आत्मकथा। आगे कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो क्या पता कहीं पढ़ते पढ़ते, अब कवि कहते हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही हो खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया है, यानी कि जो बार बार उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, बार बार उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, अब मित्रों से यहाँ पर है कि जो उनके अपने हैं, जो उनके मित्र हैं, जो उनको प्रेरित कर रहे हैं, वो कहीं तुम मेरी आत्मकथा को पढ़कर, कहीं तुम मेरी खाली गगरी को देखकर तुम ऐसा ना समझो कि इसका कारण कहीं तुम ही ना हो, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे तो कहीं ना तुम अपने आप को इसका दोषी ना मानने लगो, कहीं ये ना सोचो कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ है, मेरे जीवन में जो कुछ भी अभी तक हुआ है, चाहे जितने भी दुख आए हैं, चाहे जितनी भी परेशानियां आई हैं, चाहे जितने भी कष्ट आए हैं, उनको तुम अपने आप को उनका रीजन ना समझ लो। तो यहाँ पर कवि इस तरह से कहना चाहते हैं, यह विडंबना अरी रसलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। यह विडंबना, तो कवि कहते हैं ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। अरी रसलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, तो यहाँ पर अब रसलते का अर्थ होता है सरल। तो कवि कहते हैं कि उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही ज्यादा कैसा है, सरल है, सीधा है। तो क्या होता है, संसार में जो ज्यादा सीधे लोग होते हैं हमेशा उनको ही दबना पड़ता है, उनको ही हमेशा नीचा दिखना पड़ता है। तो कवि यही कहते हैं कि मैं अपने स्वभाव के कारण, मेरे इस सरल स्वभाव के कारण, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ चालाकी नहीं की, मैंने कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, मैंने कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहा, मैंने किसी को कभी परेशान नहीं किया, तो इसी कारण मेरा स्वभाव जो था हमेशा सर झुकाकर दूसरों की बातें मानने का था। तो उसी के कारण मुझे कई लोगों से धोखा मिला, कई लोगों के कारण मुझे कष्ट सहना पड़ा। परंतु अब फिर भी कवि क्या कहते हैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। तो कवि कहते हैं कि इस पर भी मुझे कोई मलाल नहीं है, इस पर भी मुझे कोई मलाल नहीं है। यानी कि वो अपनी आत्मकथा, मैं इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। वो कहते हैं ठीक है, मैंने अपने जीवन में गलतियां की हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ, इंसान ही गलतियां करता है, उससे सीखता है और प्रेरित होता है। तो मैंने भी अपने जीवन में गलतियां की हैं, कई बार धोखे खाए हैं, कई बार कष्ट उठाए हैं, तो फिर भी मैं अपने जीवन के उन कष्टों को उजागर नहीं करना चाहता, उस धोखे को उजागर नहीं करना चाहता। मैं अपनी आत्मकथा में इन सब बातों को लिखकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता, और ना ही मैं वो भूले बताना चाहता हूँ। यानी कि जो भी मैंने अपने जीवन में गलतियां की है, जो भी मैंने अपने जीवन में भूल की है, ना ही वो भूल मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, ना ही लोगों का छल कपट, जो लोगों ने मेरे साथ छल कपट किया है, वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, इसी कारण मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। आगे है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। अब कवि, अब इससे पहले अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं, जो उनके जीवन के अनुभव है उसको बता रहे हैं कि कैसे मैं अपने जीवन के अनुभवों को, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, कैसे मैं उन्हें लिख दूं। अब वो अपनी कुछ सुख की जो बातें हैं, अपने जीवन में सुख की जो रातें हैं, उनके विषय में कहते हैं कि मैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। तो कवि के अनुसार अब वो अपनी उन हसीन जो उज्जवल जो गाथा थी, अच्छी जो बातें थी उनके जीवन की, अब जो उन्होंने कुछ जो पल अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, तो अब वो कहते हैं कि मैं कैसे
वो हंस हंस कर कही हुई मीठी बातों को, अपने जीवन के उन निजी अनुभवों को मैं कैसे आपके साथ शेयर कर दूं, कैसे मैं बता दूं, और मैं कैसे ये अनुभव अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाऊं, क्योंकि यही तो मेरे जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ मेरा हक है, ये सिर्फ मेरी है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो ये जो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसकी जो अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर करते हैं, बखान यहाँ पर करते हैं और कहते हैं कि उसके अरुण कपोलों, यानी कि जो सुंदर उनके लाल लाल गाल थे, उनकी जो लालिमा थी वो इतनी ज्यादा सुंदर थी, इतनी ज्यादा मनमोहक थी कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जो अनुरागिनी उषा थी वो उनसे इस लालिमा को उधार लिया करती थी। आगे यहीं पर आपका दूसरा भी है, उसकी स्मृति पंथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर क्या देखोगे मेरी कथा की। यहाँ पर आगे कहते हैं कि जो उनके जीवन की, उन्हीं की जो यादें हैं वो मेरे जीवन का सहारा बनी हुई है। उन्हीं जीवन की यादों के सहारे मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ, उन्हीं अच्छी यादों के सहारे मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। तो आज मैं इस संसार में मेरे जीने का सहारा जो है वही केवल एकमात्र सहारा है, उन्हीं की यादें केवल एकमात्र सहारा है। तो क्या तुम चाहते हो जिन यादों को मैं दबाकर अपने जीवन में आगे बढ़ा हूँ, अपने जीवन को जीने का सहारा मैंने उन यादों को बना लिया है, यानी कि मैं उन यादों में डूबकर अपने जीवन को समाप्त नहीं कर रहा हूँ, मैंने उन यादों को सहेज दिया है, उन यादों को संभाल दिया है और उन्हीं यादों के सहारे मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ। तो क्या तुम मेरे जीवन का एकमात्र सहारा फिर से कुरेदना चाहते हो, मुझे फिर से दुख देना चाहते हो, मेरी यादों की कतार को, मेरी यादों की चादर को तार तार कर देना चाहते हो। तो इस तरह से कवि अपनी कविता में अपनी पंक्तियों को कह रहे हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कह दूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। देखिए, इससे पहले का जो हमारा पाठ था वो हम रिवाइज कर रहे थे। जिन बच्चों ने पहले भी पढ़ा था बहुत अच्छी बात है, उनको शायद अब कंठस्थ हो गया होगा, और जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा था उनके लिए ये सेशन आज यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है कि उनको पूरा एक साथ समझ में आ जाएगा, और साथ ही अब आपको भावार्थ लिखने में भी ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, अगला जो हम शुरू कर रहे हैं, लास्ट की कुछ दो हमारी पंक्तियां रह गई थी। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं। तो कवि अब यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि कि इन पंक्तियों से उनकी महानता का पता चलता है कि वो कितने महान हैं, क्योंकि सब उनको जानते हैं उनकी रचनाएं कितनी हैं, उनके काम जीवन के क्या क्या हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मेरा तो जीवन कुछ भी नहीं है, मेरा तो जीवन बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल और सादगी से भरा है। यानी कि वो अपने जीवन को, अपने आप की वो कभी बड़ाई नहीं करते, अपने आप को वो बहुत बड़ा कभी नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर उनके जीवन की, उनकी महानता का पता चलता है, क्योंकि उनके अनुसार जो उनका जीवन है वो कैसा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सादगी से भरा हुआ है, और वो अपने आप को एक तुच्छ मनुष्य मानते हैं, एक छोटा सा प्राणी मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा महान आदमी नहीं हूं कि जो मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। जो आत्मकथा लिखने का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन से लोगों को प्रेरित करें, लोगों को मोटिवेशन दें कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़े हैं और हमने अपने जीवन को एक उच्च स्तर तक पहुंचाया है। तो जयशंकर प्रसाद जी की महानता यहीं पर दिखाई देती है कि वो अपने आप को एक बहुत ही तुच्छ मनुष्य मानते हैं, बहुत ही छोटा मानते हैं, और कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा सादगी से भरा है। कहते हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कह दूं, और क्या यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनता खुद मौन रहूं। तो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है,
कोई भी ऐसी बातें नहीं की है जिससे कि मैं खुद के बारे में बड़ी बड़ी गाथाएं लिख सकूं, बड़ी बड़ी आत्मकथाएं लिख सकूं। मेरा जीवन बहुत सरल है, मैं बहुत सादा इंसान हूं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतनी बड़ी आत्मकथा लिखने के लायक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपनी बड़ी बड़ी यश की गाथाएं लिखूं। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं चुपचाप रहना उचित समझता हूँ, मैं चुप रहना उचित समझता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों की गाथाएं सुनता हूँ, मैं दूसरों से प्रेरणा लेता हूँ। मैं क्या ये अच्छा नहीं मेरे लिए कि मैं चुप रहूं और मैं दूसरों की गाथाएं सुनूं, यानी कि मैं दूसरों से प्रेरणा लूं, मैं दूसरों से मोटिवेशन लूं। देखिए कितनी ज्यादा महान बातें, कितनी ज्यादा बड़ी बातें उन्होंने अपनी इस कविता में लिखी है। तो वो अपने आप को बहुत ही सरल, सादा और छोटा इंसान मानते हैं और कहते हैं मेरा तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि मैंने जीवन में कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि मैं आत्मकथा लिखने के योग्य बन सकूं। ठीक है, अगली लास्ट हमारी पंक्तियां हैं। तो अब हम पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, उनको करेंगे। अब मुझे लगता है कि चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, पाठ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अब आप पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि कविता सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। सभी बच्चों ने कविता को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और इसका भावार्थ भी समझ लिया है। तो अब यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमारे हैं जिनको हम करेंगे। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? देखिए बहुत ही ज्यादा सरल है, जिस बच्चे ने कविता को समझा होगा। देखिए आपको यहाँ पे अभी पूरी कविता समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लास्ट की जो पंक्तियां थी, जो लास्ट की पंक्तियां यहाँ पर थी, उन्हीं पंक्तियों से ही इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो देखिए कवि यहाँ पर आत्मकथा लिखने से इसीलिए बचना चाहते हैं क्योंकि कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि उनके अनुसार उनका जो जीवन है बहुत ही ज्यादा सरल है। अब देखिए आपको अगर आपने भावार्थ बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से अगर आपने भावार्थ लिखा है, तो आप आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि उनका जीवन बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से वो अपने आप को बहुत छोटा इंसान मानते हैं। वो कहते हैं कि उनके अनुसार उन्होंने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी गाथाएं लिख सके, बड़ी बड़ी कहानियां, बड़ी बड़ी आत्मकथाएं लिख सके। इसीलिए वो चुप रहना पसंद करते हैं, वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। और दूसरी बात, कवि अपने जीवन के जो अनुभव हैं, चाहे वो बुरे अनुभव हैं, यानी कि उनके जीवन के जितने भी उनके जीवन में दुख आए हैं, जितने भी उनके जीवन में कष्ट आए हैं, ना तो वो उन कष्टों को लिखकर अपनी आत्मकथा में लिखकर अपना मजाक बनवाना चाहते हैं, ना ही अपने जीवन की जो छल कपट है, लोगों के द्वारा उनको दिए गए दुख है या उनके जीवन में जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को बताकर वो लोगों को मजाक नहीं उड़ाने देना चाहते। और तीसरी बात कि यहाँ पर कवि अपने जीवन के जो अच्छे अनुभव हैं, यानी कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए गए उनके जो कुछ जीवन के अच्छे पल हैं, उनको भी वो लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन के कुछ ही जो अच्छे निजी जो पल है, जो बिल्कुल जिन पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है, जिनके सहारे में केवल जीवन को जी रहा हूँ, इसीलिए मैं इन बातों को कैसे आपके साथ आत्मकथा के रूप में लिख दूं, कैसे आपके साथ शेयर कर दूं इन बातों को। तो इन्हीं 3-4 जो ये कारण है, अलग अलग आप इनको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। इन्हीं 3-4 कारणों से कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, कवि को आत्मकथा लिखने का मन नहीं है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? आत्मकथा लिखने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि कवि को लगता है कि उन्होंने जीवन में, देखिए फिर से,
वही एक ही उत्तर आपका आ रहा है, क्योंकि जो कविता का पूरा जो निचोड़ है वो बिल्कुल यही है कि कवि का जीवन जो है वो अपने आप को अभी इतना ज्यादा नहीं बड़ा मानते हैं, यानी कि वो कहते हैं अभी तक उन्होंने जीवन में ऐसी कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो दूसरों को बताने योग्य हो, यानी कि दूसरों जो तथा उनके दुख और पीड़ा इस समय शांत है। अभी जो उनको कष्ट हुआ है, उनकी जो प्रेमिका जो उनकी है, उनका जो कष्ट, उनका जो दुख उनको अभी हुआ है, वो इस समय पर शांत है। यानी कि इस समय पर उन्होंने अपने उसको सहेज लिया है, अपने आप को संभाल लिया है। अर्थात वह किसी भी सीमा तक, मतलब एक सीमा तक उन्होंने इसको संभाल लिया है और इस समय वो उन सब चीजों को याद करके फिर से दुखी नहीं होना चाहते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि उनके जीवन में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसके लिए उनको आत्मकथा लिखनी पड़े, और दूसरा कि उनके जीवन की जो बातें हैं, जो अनुभव हैं और जो यादें हैं, वो उन्होंने अब सहेज ली है, तो उनको वो अब पुनः से कुरेदना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि अभी आत्मकथा लिखने का सही समय नहीं है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आश्रय है? आपने देखा होगा अंतिम पंक्ति में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। स्मृति ही पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। तो स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आश्रय है? देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का जो आश्रय है वो ये है कि कवि यहाँ पर देखिए, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो यहाँ पे स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आश्रय है कि पाथेय का अर्थ होता है जीवन जीने का सहारा, थके पथिक की पंथा की। पथिक अर्थात जो पथ पर चल रहा है इंसान, पंथा अर्थात उसकी कथा, पाथेय अर्थात सहारा, उसके चलने का सहारा, उसके साथ चलने का सहारा। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने उसी स्मृति को, यानी कि अपनी जो प्रेमिका है उनकी यादों को क्या बना लिया है, अपने जीवन का सहारा बना लिया है, अपने जीवन को जीने का सहारा बना लिया है। यानी कि अब वो जो उनका जीवन कट रहा है वो उन्हीं अपनी प्रेमिका की यादों के सहारे कट रहा है, उन्हीं की यादों के सहारे जो भी उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ दिन बिताए हैं, जो भी सुख के क्षण बिताए हैं, जो समय बिताया है, वही अब उनके जीवन का आधार है। वो कहते हैं मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, यही मेरे जीवन को जीने का आधार है। तो इस तरह से पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं और भावार्थ लगभग बिल्कुल सब बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। और अभी भी इस पाठ में अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई भावार्थ कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, कोई कठिन शब्द समझ में नहीं आ रहा है, या प्रश्नों के उत्तर, देखिए सारे के सारे प्रश्न आज आपके होमवर्क में है। इस पाठ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको आप करके लेके आएंगे अपनी कॉपी में, प्रश्न उत्तर। ठीक है, इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिया गया है और मैं आशा करती हूँ कि आप इनको कर पाएंगे। तो आज का सेशन जो है और आज का चैप्टर जो है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।